अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाता नजर आ रहा है। लेकिन क्या साबिक वज़ीर आज़म को अदालत उज़्मा से रिलीफ मिल सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले और इससे पहले नवाज शरीफ की एवन फील्ड केस में सज़ा की मुअत्तली के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा होता मुश्किल नज़र आ रहा है। ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या आज के फैसले ने डील के तासुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है या आगे जाकर भी यही इल्ज़ामात तवातुर से मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर हमें लगते नज़र आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की रोशनी में वाज़े कर दिया कि अल अज़ीज़िया केस में 7 साल की सज़ा पाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत के तफसीली फैसले के मुताबिक सज़ा की मुअत्तली और जमानत देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में है, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं केसेस में मुमकिन है जहां गैर मामूली हालात पाए जाते हों। लेकिन नवाज शरीफ की सेहत का मामला गैर मामूली हालात की तशरीह पर पूरा नहीं उतरता, ये कहना था आज मोअज़्ज़िज़ अदालत का, जबकि उनको कवायद व ज़वाबित के तहत इलाज की सहूलियात भी दस्तियाब है। सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े किया कि ऐसे केसेस में जहां डॉक्टर्स की जानिब से कह दिया गया हो कि कैदी की जान को ख़तरा नहीं, या जहां कैदी को जेल में या हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात जो हैं वो दस्तियाब हों, अदालत ज़मानत पर रिहाई नहीं दे सकती। मियां नवाज शरीफ की सेहत पर मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया। फैसले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को दिल, गुर्दों और डायबिटीज़ की तकलीफ काफ़ी अरसे से है। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक जब उनकी सज़ा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त दायर की गई उस वक्त उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन 15 जनवरी को सेहत में ख़राबी के बाद उनके वकला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत के मुताबिक ऐसे केसेस में सबसे अहम राय डॉक्टर्स की होती है और इस केस में किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया कि नवाज शरीफ को जेल में रखने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को सेहत की खराबी पर कई बार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स की जो है बोर्ड्स की रिपोर्ट्स इस बात का सबूत हैं कि उनको बेहतरीन इलाज की सहूलियात मैसर हैं, इसीलिए उनके केस को गैर मामूली हालात करार नहीं दिया जा सकता। ये फैसला है मुअज़्ज़िज़ अदालत का। अदालत के मुताबिक किसी भी बीमारी से जान को खतरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में कि उसका इलाज ना किया जाए। अदालत ने जेल के कवायद व ज़वाबित का हवाला देते हुए कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को यह इख्तियार हासिल है कि वो शदीद बीमार कैदी की रिहाई का हुक्म दे सकता है अगर यह साबित हो कि कैद मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है या फिर कैदी की रिहाई से उसकी सेहत में बेहतरी की उम्मीद हो, और इस बात की तस्दीक सिर्फ ज़िली हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि कैदी की सज़ा में सिर्फ 6 माह का अरसा बाकी हो। अदालत के मुताबिक जेल के कवायद व ज़वाबित में सुपरिटेंडेंट को ये इख्तियार भी हासिल है कि अगर वो ये समझता है कि बुढ़ापे या बीमारी के बायस अब कैदी वो जुर्म कभी नहीं कर सकता जिस पर उसे सज़ा हुई है, तो वो मेडिकल ऑफिसर की राय समेत हुकूमत को इस कैदी की रिहाई की तजवीज़ दे सकता है। अदालत के मुताबिक अगरचे जेल सुपरिटेंडेंट के पास कैदी की रिहाई के इख्तियार है, लेकिन नवाज शरीफ के केस के हकायक इन जवाबित पर भी पूरा नहीं उतरते। इन तमाम हकायक की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऐलान किया। जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयसर नहीं होता, उसके लिए बाहर होना जरूरी है, इसलिए बेल एप्लीकेशन की गई। पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होते। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो ज़रूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाअल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें ज़रूर इंसाफ। मुस्लिम लीग नून का अब तक ये दावा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का इलाज जेल में रहते हुए मुमकिन नहीं, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन वो कर सकेंगे मुस्लिम लीग नून? और बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद डील की जो बातें गर्दिश कर रही थी, जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून पर लगाए जा रहे थे, क्या वो अब ख़त्म हो जाएंगे? असल में जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का जो एक तासुर चल रहा था कि डील है या डील हुई है, और मैं ये कह रहा था कि हमारा तो नैब के ऊपर या कोर्ट्स के ऊपर ज़ाहिर है हमारा किसी किस्म का कोई वो है नहीं दबाव, लेकिन हमारे खाते में बात चली जाती है। सो आज मुझे खुशी है कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने अपना केस अच्छी तरह लड़ा, जिसके बाद आज एक कानूनी फ़ैसला आया है
और इससे जो तासुर है डील या ढील का वो ज़ायल हुआ है। ये सवाल भी अहम है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की एंजियोग्राफी होनी है, जिससे पहले माहिर अमराज गुर्दा की राय भी ज़रूरी है। लेकिन कई रोज़ से जिन्ना हॉस्पिटल में रहने के बावजूद इस राज से पर्दा नहीं उठ सका कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ये प्रोसीजर किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब को करना है कि वो इलाज कहाँ से करवाना चाहते हैं, और नून लीग के इसी मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती रही है। इसको देखें, इसहाक डारो वो बाहर इलाज करवाने जा रहा है, शरीफों के खानदान के उनका 28 करोड़ रुपए का बाहर इलाज हो रहा है। आज शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं इलाज करवाने, उधर नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इलाज ही नहीं करवाएंगे, या जेल में जाएंगे या बाहर इलाज करवाने जाएंगे। यानी ये कौन सा मुल्क ऐसे करता है अपने आप से। मेरा 2 दफा इलाज हुआ है, मेरा शौकताना में इलाज हुआ है, सीरियस दोनों दफा इश्यूज थे। अहम सवालात हैं। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगजेब साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मेरा 2 दफ़ा इलाज हुआ, बड़ा शदीद मैं बीमार था, उन्हें चोट भी लगी, वो पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में ही इलाज करवाते रहे। तो मियाँ साहब जो हैं, और काफ़ी ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून पर कि जी मियाँ साहब क्यों चाह रहे हैं कि उनका इलाज जो है वो बाहर ही हो। अगर हॉस्पिटल यहीं मौजूद हैं, बीमारी उनको वही है, जिनका इलाज भी यहाँ पे है, तो फिर क्यों, वजह क्या है कि मियाँ साहब चाह रहे हैं कि लंदन ही जाएं वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया और मैं चाहती थी कि मैं इस पे भरपूर वजाहत करूं, मैंने की भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसने कहा है कि मियाँ साहब चाह रहे हैं कि मेरा इलाज जो है वो लंदन में हो? क्या मियाँ साहब का कोई बयान है? ये एक मसनूई नैरेटिव उसी नालायक और नाअहल और झूठी हुकूमत के ज़रिए वज़ीर आज़म के ख़ुद 3 दिन पहले का जो बयान है, उस मंसूबे के ऊपर जो नवाज़ शरीफ का मंसूबा है, वो शायद इसलिए बौखलाहट का शिकार थे कि वो मंसूबा नवाज़ शरीफ साहब का हेल्थ कार्ड का था, जिसकी इजरा वो कर रहे थे अपना मंसूबा कह के। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब कहते हैं कि या मुझे जेल भेजो और या मुझे लंदन भेजो। तो मियाँ साहब ने किसको कहा है? मैं तो आज भी मैंने पूछा, मैं एक टॉक शो में थी, कि वो बंदा बता दे। मैंने 2 दफ़ा तरदीद की कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने इलाज के बारे में, या किसी पार्टी की तर्जुमान तो मैं ही हूँ, और बहुत दफ़ा नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि जो तर्जुमान है उनकी तरफ से अगर वो कोई बयान देंगे तो वो जारी होगा। और ये मसनूई नैरेटिव पीटीआई की एक इंटेंशनल कोशिश है। कहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैंने ये कहा कि उनको पीआईसी के बाद क्यों सर्विसेज हॉस्पिटल जहाँ कोई भी हार्ट का डिपार्टमेंट मौजूद, कार्डियोलॉजी का नहीं है, और उसके बाद उनको जिन्ना हॉस्पिटल ले गए जहाँ इस तरह की 24 आवर्स की कोई भी मॉनिटरिंग मौजूद नहीं है। और 5 बोर्ड्स हुकूमत के अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड्स ने कहा कि उनको ऐसी इन्वायरमेंट में, ऐसे अस्पताल में रखा जाए जहाँ कार्डियोलॉजी की 24 आवर्स की मॉनिटरिंग हो। और आखिरी रिपोर्ट में रिकॉर्ड पे बता दूं कि आखिरी रिपोर्ट जो अदालत में पेश हुई जिन्ना हॉस्पिटल की, उसमें कहा कि क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उनकी हार्ट सर्जरी में हो गई हुई थी, तो इसलिए उनके अपने मौलिद जो हैं और 5 बोर्ड्स की रिकमेंडेशन और ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन के बावजूद इलाज शुरू नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। और जो बोर्ड के हेड हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दफ़ा कहा कि हम हुकूमती डायरेक्शन के इंतजार में है कि बादशाह सलामत के दरबार से नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट का इजाजत दी जाए। तो वो मरियम साहब देखें, आपको उस पर कंसर्न्स हैं, जो जिस तरह मियाँ साहब की ट्रीटमेंट, उन्हें ट्रीट किया गया मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लेकिन आप इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो इलाज के लिए लंदन नहीं जाना चाहते। आप मुस्लिम लीग नून की ऑफिशियल तर्जुमान हैं, आप ही की बात हम मानेंगे कि मियाँ साहब नहीं जाना चाहते, और जो भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है ये पीटीआई की। मैंने ये कहा नहीं जाना चाहते, और कहा है कि हमने लंदन जाना है। मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना इलाज कहाँ हो उसके बारे में कोई भी बयान नहीं दिया। और नवाज शरीफ साहब जो है, सिर्फ हमने अस्पताल की तब्दीली कि उन्होंने पीआईसी, हाँ जहाँ वो जाएंगे ये नवाज शरीफ साहब का और डॉक्टर्स का फैसला होगा कि उनका जहाँ बेहतरीन इलाज होगा वहीं होगा। और ये जो एक और मौक़िफ़ दिया जाता है आदिल, मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, ये भी एक मसनूई नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने, और जिस पीआईसी में टेस्ट हुआ वो वहाँ नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगी है। और उसके बाद पीआईसी के बाद RIC रावलपिंडी कार्डियोलॉजी, उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बर्न सेंटर्स,
साउथ पंजाब ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में बर्न सेंटर्स बनाए गए और लिवर ट्रांसप्लांट जो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत शायद खैबर पख्तूनख्वा की हालत बता रही हो कि वहाँ एक हस्पताल में 5 साल में एक कमरा भी नहीं बनाया गया। हाँ ज़रूर एक खरब की मेट्रो के खड्डे ज़रूर खोदे गए, और जो हुकूमत एक शहर में मेट्रो मुकम्मल नहीं कर सकी और खड्डे खोद के आ गई, वो हुकूमत क्या चलाएगी, ये पाकिस्तान की आवाम को फैसला। अच्छा, अगर ये जो 2 हॉस्पिटल्स के आपने नाम लिए, अगर गवर्नमेंट मियाँ साहब को वहाँ लेके जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो मुल्क के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। उनके साथ इस किस्म का मजाक और इस किस्म का मजाक कि कभी उनको एक हस्पताल, कभी उनको दूसरे हस्पताल, कभी उनको तीसरे हस्पताल, और अगर ये किसी की ख्वाहिश है कि वो अपनी सेहत और अपने ट्रीटमेंट का किसी से भीख मांगेंगे, तो ये वो शख्स है जिसने मुल्क को दिफाई कुव्वत बनाया, जिसने मुल्क को माशी कुव्वत बनाया और मुल्क के दिफा के लिए आलमी दबाव के आगे डट कर खड़े हुए। वो इस नालायक, नाअहल और झूठी और बदनीयत हुकूमत से कभी सेहत की भीख नहीं मांगेंगे। ठीक, मरियम साहब ये बताइए, गुज़श्ता एक हफ्ते से बार बार खुद नवाज शरीफ साहब, फिर मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा, वो काफ़ी पुरुमीद थे, बयानात भी दे रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे ज़मानत मिल जाएगी। उस पुरुमीदी की वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे वकला ने जो खुद जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है वो पेश की, और उसके ऊपर हम पुरुमीद थे क्योंकि ऐसी कंडीशन मेडिकल थी जिसके ऊपर ये बेल ग्रांट होनी चाहिए थी और हुई भी हुई है। लेकिन अदालत का हम एहतराम करते हैं, फ़ैसले पे मायूसी ज़रूर हुई है, और जितने कानूनी ऑप्शंस होंगे इसको रिव्यू करने के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की आवाम और शरीफ ख़ानदान की जो तरजीह है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत है। ठीक है, तो मरियम साहबा, सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ की उम्मीद है आपको? अगर तो वहाँ से भी ये हो जाता है, क्योंकि क्या ये बेहतर ना होता कि मेडिकल ग्राउंड्स की बजाय जो ओरिजिनल मियाँ साहब की अपील थी, वो सज़ा की, सस्पेंशन की, वही अगर जारी रहती तो शायद उस पर रिलीफ मिल जाता? देखिए, ये पहले नहीं पता हमने कोई करना था कि नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं, खुदा न खास्ता, हमने इसको बहाना नहीं बनाना था। पहले पटिशन हमने मेरिट्स के ऊपर दी थी, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स की हुई, लेकिन कानून ये इजाज़त नहीं देता कि दोनों जो पटिशन्स हैं उनको इकट्ठा साइमल्टेनियसली सुना जाए। और क्योंकि उनकी जो 5 बोर्ड्स की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक उनकी हालत और उनकी जो वैल्यू इंडिकेटर्स थे उनके हार्ट के और किडनी के, वो वर्स से वर्स हो रहे थे, तो हम लोगों ने मियाँ साहब की सेहत को तरजीह दी और हमने मेडिकल ग्राउंड्स की जो पटिशन थी उसको जल्दी परसू करने की दरख्वास्त को कायम रखा। और दूसरी, लेकिन अप्रैल में मेरिट ऑफ द केस की लगी हुई है, एडमिट हुई हुई है, और इंशाल्लाह जो मेरिट ऑफ द केस है, जैसे कि पहले कोर्ट ऑफ लॉ में जब भी नैब का केस हो गया उसका हालत आपके सामने है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का केस हो, चाहे वो कमरुल इस्लाम, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का, तो मेरिट के ऊपर हम भरपूर वकला के ज़रिए हमारी लीगल स्ट्रैटेजी जो होगी उसको हम लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब की जो सेहत है वो उसकी तरजीह है, जो भी वकला फैसला करेंगे वो डिटेल जजमेंट का मुताला कर रहे हैं और उसके बाद अपनी लीगल स्ट्रैटेजी जो है उसका तयन करेंगे। ठीक है, महेश साहब आप हमारे साथ ही हैं तो मौके से फ़ायदा उठाया जाए। अगले सेगमेंट में हम PTV पे बात करेंगे, जो वज़ीर इत्तलात साहब और नईमुल हक साहब के दरमियान टसल जो है वो पब्लिक हो चुकी है और काफ़ी जो है हुकूमत को सुबकी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप वज़ीर इत्तलात भी रही हैं, ये मामले को आप कैसे देख रही हैं? अगर आप मुस्लिम लीग नून को साथ में से हटा दें बतौर पाकिस्तानी, क्या आप समझती हैं कि वज़ारत इत्तलात जो है PTV को उसके तासुर से बिल्कुल एक साइड पे कर देना चाहिए, PTV को एज ऑटोनोमस एक बॉडी बिल्कुल सेपरेटली मैनेज करना चाहिए? मैं बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी और वो वज़ीर, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत करीब से इसको देखा और इसके जो मसाइल हैं, ये जो इस वक्त मसला है, पहले जो मौजूदा हुकूमत है उसने धरने में PTV पर हमला किया और आज PTV को लॉकडाउन कर दिया। आज पहली दफ़ा हेडक्वार्टर के दरवाजे एम्प्लॉइज़ के लिए बंद हुए क्योंकि शायद जो MD PTV है, और आदिल सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तरीक़ाकार, जिस तरीक़ाकार पर तनकीद करते रहे कंटेनर पर चढ़कर, आपने पहले एक शख्स को बोर्ड मेंबर बनाया, बोर्ड मेंबर बनाने के बाद आपने उसको MD PTV का चार्ज दे दिया जो गैर कानूनी है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 2013 के मुताबिक आप बोर्ड मेंबर को या चेयरमैन बोर्ड को आप नहीं दे सकते चार्ज MD PTV का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि उसने उसको ओवरसी करना होता है। लेकिन ये दो हाथियों की लड़ाई, उनके नाअहल नालायकों का टोला इस वक्त हुकूमत चला रहा है, और जिसकी वजह से जो स्टेट अदारे हैं, जो स्टेट के अफेयर्स हैं, वो सफ़र हो रहे हैं। इस वक्त आप देखें कि जिस आप रिकॉर्ड का हिस्सा है,
जिस वक्त पीटीवी आखिरी दिनों के अंदर जो हमने पीटीवी स्पोर्ट्स था उसके इतनी ज़्यादा हमने बिज़नेस को परचेज़ कर लिया था कि वो इतना सेल्फ सस्टेनिंग और बिज़नेस ओरिएंटेड मॉडल था, उसके लिए जो प्राइवेट चैनल्स थे उनको ख़तरा हो गया था कि वो स्पोर्ट्स को किस तरह दिखाएं, क्योंकि हमने सारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का बिज़नेस बाय कर लिया था। इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरे गालिबन 4 या 5 साल बाद जो PSL है उसका बिज़नेस भी पीटीवी नहीं खरीद सका, क्योंकि फोकस नहीं है। लड़ाई पेटी लड़ाइयाँ, और पेटी लड़ाइयों के अंदर जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, अच्छा, ये जो आपने 2 हाथियों की बात मैंने इसको पार्लियामेंट में भी बोलना है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि 22 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं MD PTV को, जो कि गैर कानूनी तानियात हुए हुए हैं। वो बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर तनख्वाह नहीं ले सकते। और इसका जब हमारे पे तनकीद होती थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है असल में, क्योंकि ये ना PTV के लिए लीगल है और ना ये बिजनेस अफेयर्स रूल्स ऑफ बिजनेस इसकी इजाज़त देते हैं। और फिर आप एक चालाकी कर रहे हैं कि आप चेयरमैन बोर्ड नहीं लगा रहे। आप 6 महीने हो गए आप हम पे तनकीद करते थे, आप MD PTV नहीं लगा रहे, क्योंकि आप एक शख्स को बिठाकर उसकी कॉम्पिटेंस में क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी के ऊपर मैं कभी भी कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन तरीका कार जो आप तनकीद करते रहे, कंटेनर पर चढ़ के आज वो काम आप खुद कर रहे हैं और इदारा जो है वो सफर कर रहा है। और आप वजीर क्या लिखते हैं अपने लेटर में कि अदारा बंद करने की तरफ जा हो रहा है। आप पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान की हेरिटेज, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान का स्टेट अदारा है। आप जब उसको बंद करने की बात करते हैं तो इसके ऊपर सवालिया निशान मौजूदा हुकूमत। ठीक है, अच्छा मरियम साहब ये बताइए, जो दो हाथियों, जी 2 हाथियों की आपने बात की जिनकी लड़ाई है PTV में, उनमें से एक हाथी से आपकी आज मुलाकात भी हुई, तो फवाद चौधरी साहब को कोई मशवरे दिए आपने? वैसे उनकी और आपकी लाइन मुझे सेम ही लग रही है। देखिए मैं कंसर्न थी, और क्योंकि मैं आपने जैसे पहले कहा कि एक अदारा सफ़र कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ सफ़र कर रहे हैं, उनको सैलरीज़ नहीं मिल रही, उनको पेंशन्स नहीं मिल रही, अदारा खसारे में जा रहा है, हर रोज़ गुजरता दिन जा रहा है, और वज़ीर जो है वो बेबस है। और बेबसी जो वज़ीर की है वो आज स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के अंदर भी उन्होंने ख़ुद बयान दिया कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो आप ये ख़ुद वज़ीर कह रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स आपने सिर्फ सेनेटर्स और अपनी कैंपेन के लिए रखे हुए, लेकिन 22 लाख तनख्वाह आप सैलरीज़ को कट करके, लोगों की नौकरियों को ख़त्म करके आप MD PTV को दे रहे हैं, जो खुद गैर कानूनी तौर पर आपने लगाए हैं। और ये किस किस्म का मजाक आप अदारे के साथ कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। कल मैंने पार्लियामेंट में भी बात करनी है, और वज़ीर की पोजीशन को अंडरमाइन किया जा रहा है, जो बेबसी उनकी खुद जाहिर हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप फवाद चौधरी की मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर रही हैं ना? उनका भी यही मौक़िफ़ है। देखिए, टू मैनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। आपने सुना होगा इस वक्त तमाम ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं वजारत के, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा अदारा है कि हर कोई चाहता है कि उसके अंदर उसकी इंटरफेरेंस हो। वज़ीर आज़म हाउस से उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। उसके अंदर आप देखें एक मातहत होता है MD PTV वज़ीर के, और आप उसको जब वो ब्रीफिंग के लिए बुलाते हैं, वज़ीर को ख़त लिखना पड़ता है कि आप नहीं आ रहे ब्रीफिंग के लिए। ये अफेयर्स हैं इस वक्त स्टेट के, और ये खाली PTV के नहीं, तमाम स्टेट अफेयर्स, क्योंकि वजीर आज़म खुद जब ना अहल हो, ना लायक हो, और झूठ बोलने की तलकीन करे और दर्स दे, तो उस वक्त उसका यही हाल होता है जो इस वक्त PTV का हो रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की, हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी बात में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी PTV से जुड़े तनाज़ात की, जिस पर 2-3 मुज़रा जो हैं वो खुलकर अभी बात कर रहे हैं। बात पब्लिक भी हो चुकी है। हमारे साथ वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब मौजूद होंगे कि क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म कल। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में अब बात PTV से जुड़े तनाज़े की, जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नया और बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है। वज़ीर आज़म की मीडिया टीम बाहम दस्तो गरेबां है इस वक्त। बिलखुसूस वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईमुल हक के दरमियान तनाज़ा बंद कमरों से निकल कर ज़बान ज़दाम हो चुका है। इस तनाज़े की जड़ उस तैनाती को समझा जा रहा है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी, और दिलचस्प बात यह है कि इसका ऐलान खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया था। अरशद खान साहब होंगे जो पहले MD TV हैं, और अभी जो बोर्ड है उसमें अरशद खान साहब जो हैं वो MD के लिए भी PTV के
ताहम अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अरशद खान को MD-PTV बनाने के खिलाफ थे और अब वो उनको हटाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। आज भी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मशवरा दिया कि MD-PTV को अस खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। PTV इंतजामिया इसलिए नहीं आई कि 23 दिन से तो PTV बंद है, हेडक्वार्टर्स वहाँ पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा यूनियन का बड़ा भरपूर जो है वो एहतजाज था। अब इन सर्कमस्टांसेस में ये कैसे काम करेंगे मुझे नहीं समझ आती। ही शुड रिजाइन हिमसेल्फ। आज के बयान से पहले फवाद चौधरी साहब ने पहली बार 7 फरवरी को PTV इंतजामिया के नाम एक खत लिखा जिसमें इदारे की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद और इदारे को बंद करने तक का इंदिया दे दिया गया था। इस खत में भी फवाद चौधरी ने MD-PTV को निशाना बनाते हुए कहा था कि आप समेत कुछ अफसरान को भारी तनख्वाहों पर भर्ती किया गया जिसके बायस दीगर मुलाजिमीन और पेंशनर्स में सख्त नाराजगी पाई जाती है। इस खत के बाद फवाद चौधरी 20 फरवरी को खुद भी PTV मुलाजिमीन के एहतजाज में पहुंचे और वहां अपने खिताब में MD-PTV की पुष्पनाही का इल्ज़ाम नाम लिए बगैर उन्होंने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक पर लगाया। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। वो एक इस तरह के जो साहब हैं MD जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों है। देखिए PTV के मसले हमें भी पता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से उनको भी PTV के मसलों का पता है। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि जब जो इंतजामिया है वो अपनी तनख्वाहें 25-25 लाख रुपया मुकर्रर करवा और मजदूरों को पेंशनर जो है उसको बेचारे जो है उनको बीमारी में कोई नहीं पूछने वाला। इस बयान के बाद फवाद चौधरी और नईमुल हक के दरमियान तनाज़े ने ट्विटर पर एक ज़बानी जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। नईमुल हक ने बज़ाहिर फवाद चौधरी ही को लेकिन उनका नाम लिए बगैर ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म को PTV के बोर्ड और इंतज़ामिया पर भरोसा है। वज़ीर आज़म PTV को BBC की तरह आज़ाद इदारा बनाना चाहते हैं और हुकूमत इस हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। वज़ीर इत्तलात ने नईमुल हक की ट्वीट का जवाबी ट्वीट में मिर्ज़ा गालिब के तंज़िया शेरों के ज़रिए दिया। नईमुल हक ने भी तुर्की बतुर्की ट्वीट करते हुए कहा कि PTI में आने वाले तमाम नए लोगों को इमरान खान की फ़िलॉसफी पर अमल करना होगा और जो उसके खिलाफ सोचते हैं उनका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं। इस शदीद ज़बानी जंग के बाद 2 रोज़ कबल PTV के अकाउंट से तनख्वाह के नाम पर भारी रकम निकलवाने के इंकशाफ के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने MD-PTV के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए IG इस्लामाबाद को एक खत तहरीर किया और फिर गुज़श्ता रोज़ इसी तनाजुर में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपने ही मुस्ताफ़ी होने की खबरें गर्दिश करने लगी जिसकी उन्होंने तरदीद भी की और इस तनाजुर में भी नईमुल हक पर तनकीद कर डाली। मेरे रिजर्वेशन है लेकिन अभी रिजाइन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा कोई इस तरह का कोई फॉर्मल ताल्लुक नहीं है। वो फ़ोन उठा के कहेंगे कि नहीं करना नहीं करेंगे, उससे जो है वो कोई ऐसा ज़्यादा पॉलिटिकल ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ भी पता नहीं होता है। रियासत का सासा समझे जाने वाला ये इदारा इस वक्त तकरीबन 6 अरब रुपए के माली खसारे में है जबकि गुज़श्ता 10 बरसों में अवाम से बिलों के जरिए लाइसेंस की मद में तकरीबन 7.5 अरब रुपए जमा किए गए हैं। इस इदारे की हुकूमती मीडिया टीम अपने जोर ताकत के तौर पर जो है हुकूमती मीडिया टीम उसको इस्तेमाल करती रही है और इस वक्त ये इदारा 2 वाज़े कैंपों में बढ़ चुका है। आज ही PTV की यूनियन ने अपना वजन वज़ीर इत्तलात के पल्ले में डाला तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि PTV को वज़ारत इत्तलात से इंतजामी तौर पर अलग कर दिया जाए। आज इसी हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का अहम इजलास हुआ जिसमें भी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म के एक और करीबी साथी और कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद के मौक़िफ़ में वाज़े तज़ाद पाया गया और जो उनके दरमियान तनाव था वो खुलकर सामने दिख रहा था। आज कमेटी के इजलास में भी फवाद चौधरी ने दावा किया कि इस कमेटी ने भी MD-PTV को हटाने का कहा है। ताहम सेनेटर फैसल जावेद ने इस दावे के बिल्कुल बरक्स बात की। ने तो कहा कि उन्हें हटा दिया जाए फौरी तौर पर, लेकिन ज़ाहिर है रिकमेंडेशन ही है, हमारी रिकमेंडेशन भी है, हमने भी यही रिकमेंड किया है, सेनेट की कमेटी भी यही रिकमेंड कर रही है। क्या रिकमेंड किया है कि MD को हटा देना चाहिए आप लोगों ने? हमने कोई रिकमेंड नहीं किया। आज एडमिनिस्ट्रेशन आ नहीं सकी, हमने अगली मीटिंग में लेके हमें बताया जाए कि रीवैम्पिंग के ऊपर किधर तक पहुँचे हैं और टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमने कमेटी में टेकअप की। एम्प्लॉइज़ के इशूज़ हैं, पेंशनर्स के इशूज़ हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी इस मामले पर हुकूमत को निशाने पर ले लिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने फवाद चौधरी के घर जाने की पेशगोई भी कर दी। देखिए, नईमुल हक जो है इमरान खान का राजदान है। बहुत सारे ऐसे मामलात जो कहे जा सकते हैं जो नहीं भी कहे जा सकते और एक तवील अरसे से
जबकि फवाद चौधरी तो उसने घाट घाट के नलकों का पानी पिया है, ठीक है, तो वो तो अभी नया पंछी है। तो चूँकि वहाँ पे मजबूरी भी है कोई इमरान खान की नई मुल्क के साथ, तो मेरा ख्याल वही प्रिवेल करेंगे। ये तनाज़ा किस नहज तक जाएगा, कैसे ख़त्म होगा? पहले PTV का तनाज़ा और फिर इस तनाज़े पर वज़रा के दरमियान तनाज़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद ये मसला हल हो जाएगा? पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गुज़श्ता 3-4 दिनों से सरेआम पब्लिकली ये बहस शुरू है नईमुल हक और फवाद चौधरी साहब की। आज यहाँ तक कहा गया कि या तो फवाद की वजारत तब्दील होने जा रही है या MD PTV को हटाया जा रहा है। क्या फैसला हो चुका है कि किसने जाना है और कब जाना है? देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मामलात चलते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आपने देखा होगा हर दौर में इख्तलाफात, मैं प्योर पार्टी दौर में देखा था कि उस वक्त भी MD PTV और मिनिस्टर में, और मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में मसला हल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि उन्होंने अभी तक, मैं समझता हूँ कि जून तक तमाम मिनिस्टर्स को बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है। ठीक। और इस बजट तक तमाम मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह FBR है, जिस तरह और ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह PTV है, जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके चेयरमैन या MDs उन्होंने लगाए हुए और उनको फ्री हैंड दिया हुआ है सबको अपना काम करने का। और अगर कोई सजा जजा होगी तो वो, अच्छा नदीम साहब, दो बातें। एक तो आपने फरमाया कि छोटी मोटी बातें, देखिए काबीना के 2 लोग, बड़े सीनियर लोग ट्विटर पर आकर अगर इस तरह बहस करें और लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, सुबह की आपकी गवर्नमेंट की हो रही है, तो ये छोटी मोटी बात तो नहीं। दूसरा, आपने कहा कि जी वज़रा को फ्री हैंड देने की आप बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब अगर चाह रहे हैं कि MD PTV को हटा दिया जाए तो ये कैसा फ्री हैंड है? वो हटा नहीं पा रहे। अपनी मिनिस्ट्री में उनके 6-7 लोग जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के उनकी मिनिस्ट्री में इंटरफेरेंस हो रही है। ये फ्री हैंड ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने भी एक शेर लिखा था, मैं भी आपको एक शेर सुनाता हूँ। बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अच्छा, तो जून तक ये जजा और सजा वाला फैसला हो जाएगा? इसका मतलब कि एक ना एक को घर भेजा जाएगा? एक 8-9 महीने, जब सारे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि लोगों को जज तो करना पड़ेगा कि किसके डिपार्टमेंट में बेहतरी हुई है, किसके डिपार्टमेंट में बेहतरी नहीं हुई, किसने डिलीवर किया है। खान साहब और उनकी टीम एक रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आई हैं। जब रिफॉर्म्स का एजेंडा हो तो उस रिफॉर्म्स का कोई पैरामीटर होता है कि उसका कोई टाइम लिमिट होती है। उसके बाद ये नहीं कि 5 साल बाद तो आवाम ने जज करना है, लेकिन जो टीम कैप्टन होता है उसने तो हर एक स्पेल ओवर का ख़त्म हो जाए तो उसमें जज करना होता है कि अगला स्पेल ये करने के काबिल है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल में 3-4 महीनों में आप देखेंगे, अभी भी वो बड़ी बारीक बीनी से वो देख रहे हैं चीज़ों को, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खासी एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगी गवर्नेंस में। और अभी तक किसी मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम आएगा, प्राइम मिनिस्टर के चंद करीबी साथी MD PTV को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, वो सबको नज़र आ रहा है, पब्लिक हो गया है, मुदाखलत हो रही है एक मिनिस्ट्री में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की डोमेन में। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके टीम कैप्टन को ये चाहिए नहीं था कि जब ये मामला शुरू हुआ और सबसे वो बात करके एक सीज फायर करवा देते, नईमुल हक से भी और उससे भी, अगर वो एक मैसेज दोनों को कर देते, ये चीज़ें पब्लिक ना होती? देखिए, मैंने इसलिए आपको वो शेयर पढ़ा था कि पब्लिक में ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी और ये मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। वो दोनों सीनियर्स हैं, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। अब मैं उनके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहिए, मेरी हालांकि अपनी एक राय है जो मैं मीडिया पे नहीं देना चाहता। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछी। ठीक है, अच्छा, ये 4-5 लोग जो मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, और हमारी इतलात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके अलावा काफ़ी सारे तर्जुमानों से जो हैं उनके गिले शिकवे भी हैं। 5-6 लोग अगर एक मिनिस्ट्री को हैंडल करें तो फिर फवाद पे तो हमें तरस आना चाहिए ना। ये मामलात फिर कैसे ठीक होंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के? देखिए, ये एक हकीकत है कि ज़्यादा, लेकिन एक टीम वर्क होता है। ये बहुत इंफॉर्मेशन का दौर है, इसमें मैं समझता हूँ ड्यूटीज़ एक SOPs होती हैं, हर किसी ने काम करना होता है। अब मैं स्पोक्स पर्सन हूँ तो मैं कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में दखल नहीं देता। मैंने कभी PTV, APP या उन चीज़ों में कभी मुदाखलत नहीं की। मेरा काम है प्राइम मिनिस्टर के मतलब बाकी कर रहे हैं आप सुनना, और प्राइम मिनिस्टर के बयानात, उनके बिहाफ पे कोई बयान देना पड़े तो वो करना। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मेरी ये है। PM सेक्रेटरीट में मैं बैठता हूँ, मेरा पार्लियामेंट्री अफेयर से लाइजान है, MNAs के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो मैं अपने जॉब जगह, तो मैं
इस तरह मैं उसी का रिस्पॉन्सिबल भी हूँ और मैं वही काम करूँगा। मैंने तो कभी नहीं मुदाखलत की, हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन तो नोटिफिकेशन मेरा भी है, लेकिन आप मैं मिनिस्टर से पूछ लें, दूसरे डिपार्ट सेक्रेटरी से पूछ लें, उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। तो बाकी जो है मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मेरे से सारे सीनियर हैं, मैं तो सबसे जूनियर हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ। अच्छा, ये बताएं चंद साहब कि क्या पीटीवी को वजारत इत्तलात से अलग करने का फैसला दुरुस्त होगा? ये तजावीज़ तो ज़ेर गौर है ना? नहीं, पीटीवी जो है वो वजारत इत्तलात के अंडर ही होनी चाहिए प्रिंसिपल। अगर फिर रूल चेंज करने पड़ेंगे ना, फिर कल को ओगरा कहेगा कि हमें कैबिनेट से निकाल के किसी और पे कर दें। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं फिर वो मिनिस्ट्री से निकालनी पड़ेंगी। फिर दूसरे और इदारे हैं, जिस तरह नादरा है, नादरा कहेगा कि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकाल दें। ये एक पंडोरा बॉक्स है। जिस तरह CDA है, वो कभी, ये मेरे ख्याल में तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। जिस मिनिस्ट्री के रेलेवेंट हो उसी मिनिस्ट्री के अंडर रहना चाहिए। और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरीज की जिम्मेदारी होती है कि वो बोर्ड का चेयरमैन होता है, वो चीज़ों को लाइजान ठीक करता है और उसके साथ ठीक लेके चलता है। और MD साहब और फवाद साहब एक ही हल्के के रहने वाले हैं, मेरा ख्याल उनके मामलात आपस में ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। उनका नहीं चंद साहब, देखिए MD साहब और फवाद साहब के मामलात तो चलें ठीक हो जाएंगे, नईमुल हक साहब और फवाद की सुलह कराएं ना। असल मामला तो वहाँ पे बिगड़ रहा है ना। वो PM हाउस में बैठ के मिनिस्ट्री में मुदाखलत कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब चीखें मार रहे हैं कि इनको मेरी मिनिस्ट्री से दूर हटाएं। असल मामला तो इन दोनों के दरमियान ख़राब है। नहीं, वो हक साहब सीनियर आदमी हैं, जॉली से हैं, कोई नहीं इनसे ना वो नाराज़ होते भी नहीं है इतना ज़्यादा। मेरे से तो कभी नहीं, फवाद से भी उनकी अच्छे गप। अच्छा, ये बताएं कि PTI के अंदर एक तासुर ये है कि जी हम पुराने हैं, 20-25 सालों से खान साहब के साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नए पाकिस्तान में फैसले मेरिट और परफॉर्मेंस पर नहीं होने चाहिए कि जी कोई ना इस बात पर कि जी कौन कितने अरसे से इमरान के करीब है, बल्कि इस पर कि जी किसकी परफॉर्मेंस, कौन से मिनिस्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन से अच्छी नहीं है, बजाय इसके कि जी मैं 20 सालों से खान साहब के साथ हूँ, मैं 25 सालों से खान साहब के साथ। आप जो गवर्नमेंट में जब बंदा होता है ना, तो उसको एक किसी पर्सनैलिटी का या किसी इदारे का एक पैकेज बनाना पड़ता है, किसी शख्सियत का। ठीक, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एबिलिटी। और आपका पुराना साथी हो या नया साथी हो, उसके भी मैं समझता हूँ नंबर होते हैं। पुराना साथी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन होता है जो इंसान ने चलाना होता है। तो अकेले सिर्फ पुराना साथ होना और बंदा कुछ ना कर सके वो एक और चीज़ है, और एक बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट हो और वो उसकी इंटेग्रिटी का पे शक हो, वो फिर भी काम नहीं चलता। ये एक पैकेज होता है, जो कम्बिनेशन होता है। अच्छा, और खान साहब ने जो ये कहा था कि जी 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे, वज़रा की मॉनिटर करेंगे पूरे होने वाले 6 महीने, तो क्या वो प्रोसेस अभी शुरू हो गया है? खान साहब के पास फाइलें पहुंचना शुरू हो गई हैं कि कौन सा वज़ीर कितने पानी में? देखिए, मैंने चीज़ें देखी तो नहीं है ना, मैं ऐसी डिस्कशन हुई, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ब्रीफिंग लेते हैं तो वो टाइम लिमिट ज़रूर देते हैं, और वो देख रहे हैं, उनके पास लिखा होता है कि मैंने इनको इतना टाइम दिया हुआ है, और इनकी क्या मंथ वाइज, इनकी वीकली, कई मिनिस्ट्रियों की तो वीकली वो देखते हैं, एनर्जी के ऊपर, FBR के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ऐसी चीज़ें जो वीकली वो आप देख रहे हैं, और कई चीज़ें मंथली बेस पे वो चेक कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ वो टीम के हेड हैं, वो उनको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव को ज़रूर देखना पड़ेगा इसमें। तो ये तो नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म के तर्जुमान थे, PTV के मामलात पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कराची में एक और इमारत के मुनहदिम होने की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर की। आज सुबह कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक हुए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार मालिक के मकान को करार दिया, लेकिन अहम बात यह है कि हाल ही में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसी इमारत का अगला हिस्सा गिरा दिया गया था। बाकी इमारत को मजबूत बनाना मालिक के मकान का काम था, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बायस ये हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस इदारे को ये यकीनी बनाना था कि वो इमारतें जिसका कुछ हिस्सा तजावुज़ात की मद में आया, क्या वो हिस्सा गिरने के बाद वो इमारतें रहने के काबिल हैं,
क्या इन इमारतों को ऑपरेशन के बाद या तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद दोबारा चेक किया गया था? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 100 गज के प्लॉट पर पुरानी बुनियादों पर मज़ीद तामीरातें की गई थी और कोने पर होने की वजह से इस इमारत को जो था वो रोड साइड से कोई सपोर्ट नहीं थी। इलाके के मकीनों के मुताबिक इमारत में 4 फैमिलीज आबाद थीं, जिनमें से 2 फैमिलीज घर पर मौजूद नहीं थी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने, जिस तरह मीडिया का एक रेटरिक है, नोटिस ले लिया, लेकिन हस्बे मामूल दोनों ने उन पर सियासत करने की कोशिश की। गवर्नर सिंध ने इस हादसे की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर डालते हुए कहा कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी इस वाक़े की वजह है। माजी की तरह इस बार भी कराची में इस तरह के हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर की शिकायत सामने आई। ताहम माजी की तरह इस बार भी मेयर कराची ने वही तावील पेश की कि इलाका दूर और गलियाँ तंग होने की वजह से ताख़ीर हुई। डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे पास सामने, जो इलाका बड़ा तंग है। मशीनरी के आने में थोड़ी सी देर भी लगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वाक़या था, लोग भी इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थे। रास्ता दूर था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, तंग गलियाँ थी इसलिए टाइम लगा, और पब्लिक बहुत इकट्ठी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है अब पब्लिक क्लियर हो गई है, काम जारी है, हमारा रेस्क्यू डिपार्टमेंट बेहतरीन काम कर रहा है, काम से हम सब मुतमईन। बड़ी बात का बड़ा सवाल यह है कि सियासी जमातों और जिम्मेदारान ओहदेदारों की जानिब से हर हादसे के बाद इसी तरह की तावीलों का सिलसिला कब रुकेगा? हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तो क्या उसके बाद मुत्तल्लिका इदारों ने मखदूश और कमज़ोर इमारतों पर कोई तवज्जो दी? और क्या उनकी निगरानी करके असर नो तामीर या मजबूती के इक़दाम किए गए? कंक्रीट का जंगल कहलाने वाले इस शहर में तकरीबन 350 मखदूश इमारतें हैं, ताम वहाँ अभी तक लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। आज भी सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची को ओरिजिनल जो मास्टर प्लान है उसके तहत बहाल करने पर तबादला ख्याल हुआ और एक कमेटी बना दी गई जिसमें वज़ीर बल्दियात, इत्तलात और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर शामिल होंगे। ये कैसे और कब तक मुमकिन होगा, बात करेंगे। कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम ज़मान साहब, काफ़ी करीब से आप कराची को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, आए रोज़ हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। आज भी मलीर में इमारत गिरी, पहले तो इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह है, प्लानिंग का फुकदान देखें कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं और एक इमारत का अगला हिस्सा गिरा रहे हैं, फिर उसी इमारत को लोगों को रहने दे रहे हैं उसमें, ये तो खुलम खुला, जो चाहे ये मेयर कराची हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जिस किसी की भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये ग्रॉस इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, देखिए आदिल, कराची का मसला बहुत पेचीदा है। ये सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची और गवर्नर सिंध, अब वो कहते हैं ना चेपिद्दी का शोरवा, यहाँ आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। ये बिगाड़ 2-4 दिन की नहीं है। कराची की आधे से ज़्यादा आबादी तो कच्ची आबादियों में रहती है। 80 गज के ऊपर 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई एक मेयर या किसी एक सिंध हुकूमत का मसला हो। अगर वाकई में कराची को अगर आपने संजीदगी से लेना है, देखिए कराची जो है सिस्मिक जोन 2B में कंसिडर किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। अगर खुदा न खास्ता कभी यहाँ पर हल्का सा भी अर्थक्वेक का झटका आया, मैं उस 2005 वाले अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूँ, कराची में हज़ारों के तादाद में बिल्डिंगें गिरेंगी। कराची के अंदर कच्ची आबादियों की जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कच्ची आबादी के प्लॉट्स पर बन गई हैं, उनका तो नक्शा भी कभी किसी ने नहीं देखा। इसी तरह से जाफर तैयार के अंदर मशीनरी बच्ची कहाँ है, KMC के पास, KDA के पास, ये भाग दौड़ के किराए पे बिल्डिंगें के मशीनरी लेते हैं। वो कौन सी मशीनरी है जो चाहिए, इसका इदराक किसी को नहीं है। आप यकीन जानिए कराची के बारे में कोई डिज़ास्टर प्लान नहीं एग्जिस्ट करता, किसी को ये नहीं मालूम। आज देखिए सबसे पतली गर्दन जो है इस पूरी चीज़ में वो बिल्डिंग कंट्रोल की है। अब चाहे गवर्नर हों, चाहे मेयर हों, चाहे मिनिस्टर हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, सब बुरा भला बिल्डिंग कंट्रोल को देंगे और बिल्डिंग कंट्रोल मुल्क पलट के जवाब भी नहीं दे सकती। देखिए कराची में जब कोई घर बनता है तो उसको घर का जो प्लान है वो बिल्डिंग कंट्रोल को एक लाइसेंस्ड इंजीनियर या अर्बन जो आर्किटेक्ट होता है वो देता है।
उस एक दफ़ा वो प्लान अप्रूव हो जाए तो उस इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, उस आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए, वो इस बात को इंश्योर करे कि वो बिल्डिंग जो है उसके हिसाब से बन रही है। आखिर में बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी तो कंप्लीशन प्लान देना है। कंप्लीशन प्लान के बगैर वहाँ गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ लग जाती है, लोग रहना शुरू कर देते हैं, लोग 20-20 साल तक अपना कंप्लीशन प्लान ही नहीं सबमिट करते। तो ये जो गोरख धंधे को मैंने आज सुबह भी सईद गनी साहब को भी कहा, गवर्नर साहब को भी कहा, खुदारा लेजिस्लेशन कीजिए। आपका इस वक्त कराची के अंदर लेजिस्लेशन और गवर्नेंस किसी तरह से एडिक्वेट नहीं है कराची के मसाइल को एड्रेस करने के लिए। और जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, हर बिल्डिंग गिरने पर आप बिल्डिंग कंट्रोल और सिंध गवर्नमेंट और पीटीआई आप ये करते रहोगे, उससे मसले का कोई हल नहीं है। ठीक है फ़हीम साहब, बड़ा गंभीर ये एक मसला है कराची का, लेकिन ऐसे में फिर एक तरफ अगर मास्टर प्लान पर सिंध हुकूमत को अभी तवज्जो देनी है, अदालती अहकामात हैं कि शहर को दोबारा मास्टर प्लान पर जो है उसमें वापस लाया जाए, लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा? ये तो फिर सबसे अहम मसला यही है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी इंस्पेक्शन शुरू हों, उसमें देखा जाए हेल्थ एंड सेफ्टी चेक्स को चेक किया जाए, फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर जो उनके रास्ते होते हैं वहाँ के वो चेक किए जाएं सारे। बिल्डिंग कंट्रोल का ये काम है, लेकिन इसको सिंध गवर्नमेंट कैसे करेगी अगर एक तरफ उन्होंने मास्टर प्लान पे तवज्जो देनी है, अब अदालती अहकामात हैं वो भी। आदिल, अगर ये सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत के मिनिस्टर्स और कानून साज असेंबली के मेंबरान अगर मौजूदा कवानीन को और मौजूदा जो रेगुलेशंस हैं उनको पढ़ लें, तो उसको समझ लें, तो इनको समझ में आएगी प्रॉब्लम कहाँ है। ये सिर्फ नाराबाजी करते हैं। अगर नाराबाजी छोड़ के अगर ये कुछ एक छोटी सी कमेटी बना लें, अपने यहाँ एक कमेटी बना लें, चीज़ों को देख लें कि भाई किस तरह से, वरना आप यकीन जानिए किसी किस्म का कोई उम्मीद, कोई मौका नहीं है, कोई चीज़ ठीक होने नहीं जा रही। जब बुनियादी अदराक नहीं है आपको मसाइल का, आप सिर्फ नाराबाजी करते हो। और जब तक मैं शायद मीडिया के हवाले से कम लोगों को इस बात का एहसास हो, हमारे आज के कवानीन और आज के रेगुलेशंस हमारे आज के मसाइल को एड्रेस नहीं करते। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप बिल्डिंग कंट्रोल पे, केएमसी पे, मेयर पे, पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहो। जिसकी पतली गली मिले, गर्दन मिले, उसको आप फंदा पहना दो, उससे कराची शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक, फ़हीम ज़मान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम तकरीबन 1.4 मिलियन या 14 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त देना यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक ऐसा इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट के ज़रिए आज ऐलान किया कि उन्होंने हिदायत जारी कर दी ऑलरेडी कि पाकिस्तान में मौजूद रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ अब बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इस मुल्क की मईशत में हिस्सा भी अब डाल सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में मौजूद रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 14 लाख है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ की तादाद भी शामिल की जाए तो ये कहीं ज़्यादा बन जाती है। जबकि पाकिस्तान दुनिया में रेफ्यूजीज़ को पनाह देने वाला तुर्की के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म के इस अमल की बैनुल अक़वामी सतह पर भी तारीफ़ हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब दुनिया रेफ्यूजीज़ की मदद से इनकार कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान ने एक नहायत मज़बूत कदम उठाया जो मुहाजिरीन को इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित होगा। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद रेफ्यूजीज़ को शहरियत देने का वादा भी किया था। अफगान रेफ्यूजीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो यहाँ पर पैदा हुए थे, लेकिन शायद सियासी तौर रद्द-ए-अमल के बायस वो पूरा ना हो सका। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जाके हमने सबसे पहले काम करना है कि ये जो बेचारे बांग्लादेश से पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और आईडी कार्ड दिलवाएंगे। और वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर मुल्क में, आप अमेरिका में पैदा होते हैं आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिलता है। मेरे कॉलीग हैं अख्तर मैंगल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इनके साथ एक मुआहदा साइन किया कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो अफगान रेफ्यूजीज़, उनको वापस जाना चाहिए। तो मैं तो एक इंसानियत के तकाजे पे कह रहा हूँ। और ये
ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये कभी ना कभी हमें पाकिस्तान की कौम को फैसला करना पड़ेगा इनका। क्या इस बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वादा पूरा होगा? और इससे भी अहम सवाल कि इस फैसले से मुल्क को माशी तौर पर क्या फ़ायदा होगा, या फिर ये ऐलान इसके लिए किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म अफ़गान महाजरीन को शहरियत का वादा पूरा ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने किसी तरीके से उनको रिलीफ देने का जो है वो फ़ैसला किया। लेकिन इस अहम मौजू पर काश हमारे पास मज़ीद वक्त होगा, लेकिन अगले आने वाले दिनों में वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस मैटर। 1.4 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं, अगर उनके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो फिर उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, पेपर वर्क क्या होगा, इस तमाम मौजू पर बड़ी बात में तफसीली सेगमेंट होगा आइंदा चंद रोज़ में। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।